Good evening, everyone. Welcome on your on YouTube channel ई शिक्षा। आपका अपने YouTube चैनल ई शिक्षा में स्वागत है। तो आज हमारी क्लास 3 है, फिलॉसफी की क्लास 3 है और आज हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट हैं, इस चैनल पे भी न्यू हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस मिशन नेट जेआरएफ का हिस्सा बनना चाहते हैं और जून में अपने नेट जेआरएफ के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और आप इसके लिए मुझे व्हाट्सएप करना होगा 8299444021 पे। और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप में ऐड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एज अ वेल विशर सभी अपने फ्रेंड्स को जिसे आप जानते हैं जो नेट जेआरएफ की एजुकेशन सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें ये शेयर कीजिए और उन्हें ये चैनल सजेस्ट कीजिए सो दैट उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। 28 जनवरी के बाद मैं किसी को भी ग्रुप में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इससे क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी और कोर्स जो हमारा सिलेबस है बहुत ही लेंदी है, हमें टाइमली से कवर करना है। इसलिए आप जिसे भी जानते हो और एज ए वेल विशर आप उन्हें शेयर करो सो दैट वो भी जल्दी से ऐड हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो हम पेपर 2 अपना पढ़ रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट 1 की आज क्लास 3 है। 2 क्लास हम लोगों ने कर चुकी है। जिन्होंने भी अभी तक वो 2 क्लासेस नहीं देखी है वो प्लीज़ उसे देख लें, तभी आगे की क्लासेस क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि फिलॉसफी में मैक्सिमम चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो आज हमें पढ़ना है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो भी आपको प्रॉब्लम आती है क्लास के ड्यूरिंग, आप मुझे मैसेज कर दिया करो सो दैट मैं उसे क्लास में नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूँ। जैसे कि एक्सियोलॉजी यानी कि मूल मीमांसा के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था कि मूल मीमांसा का 1-2 एग्जाम्पल और दिया जाए। तो मूल्य क्या होते हैं? हमारी वैल्यूज ही मूल्य होते हैं। जैसे कि मैंने डिसिप्लिन कहा था, अनुशासन की हमारा मूल्य है। एक अनुशासन होगा तो वो मूल्य में आएगा, एक्सियोलॉजी में आएगा। उसी तरह जैसे आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा में आएगा। जैसे कोई टीचर है, वो बहुत पंक्चुअल है क्लास में, वो बहुत ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है, और वो बहुत ही सहानुभूति वाला है यानी कि सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? एक वैल्यूज होंगी। ये ईमानदार होना, सिंपैथेटिक होना, सहानुभूतिपूर्वक होना, ये सब क्या चीज़ें? ये हमारी वैल्यूज हैं, हमारे संस्कार ही हमारी वैल्यूज हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना ही वैल्यू यानी कि मूल्य है। तो जिसने भी पूछा था, मैं यहाँ पब्लिकली सबका नाम नहीं लेती हूँ अगर मे बी आपको ठीक ना लगे, इसलिए जिसने भी पूछा था वो मुझे बता देगा कि ये चीज़ें अब क्लियर हो गई या नहीं, या और भी एग्जाम्पल देने हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। मैं एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि हम इसी को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो भारतीय दर्शन का वर्गीकरण 2 भागों में होता है। पहला ऑर्थोडॉक्स, दूसरा हेटेरोडॉक्स यानी कि आस्तिका और नास्तिका। ये जो डिवीजन होता है, वर्गीकरण होता है, वो इस बेसिस पे होता है कि आस्तिका जो होती है वो वेदों को एक्सेप्ट करते हैं, वेदों की अथॉरिटी को, वेदों की सत्ता को स्वीकार करती हैं, इसलिए ये आस्तिका कहलाती हैं। और ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए ये नास्तिका कहलाते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ कि इससे क्वेश्चन आया है, प्रीवियस क्लास में आप उसे देख चुके होंगे। तो ये आस्तिका का मतलब सिर्फ ईश्वर को मानना नहीं होता है। आस्तिका का मतलब होता है वेदों में जो चीजें दी हुई हैं उन सब चीजों को एक्सेप्ट करना। तो उसके बेसिस पे ये षट दर्शन है जो सूत्रकाल में लिखे गए हैं।
और सूत्रकाल को हम शास्त्रीय युग भी कहते हैं। अब इसमें जो मीमांसा है, ये मीमांसा हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से आस्तिका है, क्योंकि ये वेदों में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, जैसे पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा और कर्म, रिचुअल्स, जितने भी चीजें लिखी गई हैं, ये सभी चीजों को मानता है। तो ये पूरी तरह वैदांतिक है, मतलब पूरी तरह वेदों को मानने वाला है। बाकी सब दर्शन में कुछ ना कुछ बातें नहीं मानी गई है, लेकिन फिर भी ये 6 दर्शन जो है, षट दर्शन, ये आस्तिका की श्रेणी में आते हैं। तो हमें अपने एग्जाम पर्पज से सिर्फ वेदांता को पढ़ना है, सांख्या को पढ़ना है और योगा को पढ़ना है। और हेटेरोडॉक्स में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक आता है। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म और चारवाक यानी कि लोकायत भी इसे कहते हैं। ये पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन है चारवाक। और आज हम सांख्य स्टार्ट कर रहे हैं। तो सांख्य को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, जो ये हमारा सांख्य दर्शन है और योगा दर्शन है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सांख्य में अगर थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी कि सैद्धांतिक चीजें दी हुई हैं, तो योगा में आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, यानी कि व्यवहारिक चीजें दी हुई हैं। सांख्य दर्शन जो है ईश्वर को नहीं मानता है और योग दर्शन ईश्वर को मानता है, इसलिए इसमें सांख्य दर्शन को हम निरीश्वर सांख्य कहते हैं, नीर ईश्वर सांख्य जिसमें ईश्वर नहीं होते, और योगा दर्शन को हम शेश्वर सांख्य कहते हैं जिसमें ईश्वर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि योगा दर्शन को शेश्वर सांख्य कहते हैं। तो आइए, आज की क्लास जो सांख्य है थोड़ी डिफिकल्ट है बट इंटरेस्टिंग है, और साथ में इससे क्वेश्चन जरूर से आते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हर ईयर इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट दर्शन है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत इजी वे में इसे समझा सकूं। तो आइए देखते हैं सांख्य फिलॉसफी होती क्या है। तो जो ये सांख्य है, अभी पहले हम इसका परिचय देखते हैं, सांख्य दर्शन का परिचय देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सांख्य दर्शन ओल्डेस्ट ऑफ द 6 वेदा ओरिएंटेड फिलॉसफी, जो वेद मूलक षड दर्शन है, मैंने षड दर्शन की पीछे बात करी है, वेद मूलक है वो 6 दर्शन में सबसे पुराना जो दर्शन है वो आपका सांख्य है। सबसे पुराना दर्शन अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि षड दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, तो आप यही कहेंगे कि सांख्य है। लेकिन ये पूछा जाता है कि इन षड दर्शनों में मेन दर्शन कौन सा है, तो वो वेदांत है। सबसे पुराना है सांख्य, और सबसे अगर पूछा जाता है मेन दर्शन कौन है, मुख्य दर्शन कौन है इन षड दर्शनों में, तो वो वेदांत है, उसके बाद सांख्य आता है। और इस सांख्य दर्शन के जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है प्रणेता या प्रवर्तक, तो इसके जो प्रणेता और प्रवर्तक है वो महर्षि कपिल हैं। कपिल के 2 वर्क जो बुक हैं पाई गई हैं, वो है तत्व समास और सांख्य सूत्र, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, और ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक नहीं कहलाती है। जो सबसे ऑथेंटिक बुक कहलाती है सांख्य दर्शन की, वो है ईश्वर कृष्णा की सांख्य कारिका। इससे क्वेश्चन आया है कि सांख्य कारिका किसकी बुक है, ये मैच करने वाले में आ चुका है, तो इस बुक को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ये 2 बुक आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कि सांख्य कारिका बाय ईश्वर कृष्णा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब सांख्य का मतलब क्या होता है? सांख्य को जब आप प्रोनाउंस करते हो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि संख्या जो हिंदी के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि संख्या मतलब नंबर्स। तो ये नंबर्स के बारे में क्यों बात करता है? नंबर्स के बारे में इसलिए बात करता है कि इसमें जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, 25 एलिमेंट की बात करी गई है। 25 एलिमेंट की बात करी गई है, और जो ये 25 एलिमेंट हैं उससे क्वेश्चन आता है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो सम प्लस ख्या से मिलकर आपका सांख्य बनता है। सम का मतलब होता है राइट या फिर नंबर्स। राइट मतलब सम्यक या सही, नंबर्स का मतलब होता है संख्या, और ख्या मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान।
तो ये क्या है, किसके बारे में ज्ञान? प्रकृति और पुरुष के बारे में सही ज्ञान ही सांख्य है। हम सांख्य में क्या करते हैं, प्रकृति और पुरुष जो मेन एलिमेंट है, मेन तत्व हैं, उसके बारे में, उसकी संख्या के बारे में हम विवेचना करते हैं, इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन करते हैं, इसलिए इस दर्शन को सांख्य कहते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि सांख्य क्या होता है। सम प्लस ख्या से मिला है, जिसका मतलब होता है कि सम्यक विचार करने वाला दर्शन। सम्यक का मतलब होता है सही, यानी कि राइट, सही विचार करने वाला दर्शन। अब सम्यक विचार किसका करना है? सम्यक विचार हमको करना है जो प्रकृति के तत्व हैं, ये सारे तत्व जो टोटल तत्व 25 तत्व हैं, उनके बारे में दर्शन, उनके बारे में हम विवेचना, उनके बारे में हम जो नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, वही है सांख्य। तो इसमें जो मेन एलिमेंट है, जो मुख्य तत्व हैं सांख्य दर्शन में, वो सिर्फ प्रकृति और पुरुष ही हैं। बाकी इन दोनों के बीच में भी 23 यानी कि 23 एलिमेंट आते हैं, 23 तत्व आते हैं। तो अब कुछ लोगों का मानना होगा कि ये कैसे, ये तो 25 है, तो इसको द्वैतवादी दर्शन क्यों हम कहते हैं, यानी कि ड्यूलिस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दो एलिमेंट होंगे तो वो ड्यूलिस्टिक यानी कि द्वैतवादी दर्शन कहलाएगा। इसमें 25 एलिमेंट जरूर है, मैं मानती हूँ कि इसमें 25 एलिमेंट हैं, जो लेकिन मेन एलिमेंट है, मुख्य तत्व है, वो सिर्फ प्रकृति और पुरुष है। यानी कि दो तत्वों के संयोग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। बाकी ये सब बीच के हैं 23 तत्व, इसलिए इन्हें नहीं इसमें ऐड किया जाता है। प्रकृति और पुरुष दो ही कहलाते हैं, ये दो तत्वों के मेल से इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसलिए ये द्वैतवादी दर्शन यानी कि ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी, ड्यूलिस्टिक दर्शन कहलाता है। इससे भी क्वेश्चन आया है कि सांख्य कौन सा दर्शन है, तो सांख्य द्वैतवादी दर्शन यानी कि ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये ड्यूलिस्टिक क्यों है। मैं भी पहले कंफ्यूज होती थी कि जब इसमें 25 एलिमेंट हैं तो कैसे ड्यूलिस्टिक हुआ, लेकिन ड्यूलिस्टिक ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रकृति और पुरुष दो ही मेन तत्व हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रकृति और पुरुष की। तो मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्य, तत्व मीमांसा हम पढ़ रहे हैं, सांख्य की तत्व मीमांसा। सांख्य के अकॉर्डिंग जो ये संसार है वो ईश्वर ने, गॉड ने बिल्कुल नहीं बनाया है। ये इसका सृष्टि का जो उत्पत्ति हुई है, जो इस यूनिवर्स का ऑरिजिन हुआ है, वो ईश्वर द्वारा, गॉड के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंट हुआ है। और इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था दिसंबर में भी कि ये जो इसका एवोल्यूशन होता है, विकास, उत्पत्ति होती है प्रकृति और पुरुष की, वो कैसी प्रक्रिया है, तो ये डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया है। इस चीज को याद रखिएगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इससे। तो इन लोगों का मानना है सांख्यिक दर्शन का कि ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया है, और जिसमें प्रकृति और पुरुष के मिलने से इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ड्यूलिस्टिक यानी द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष की वजह से, इसमें प्रकृति होती है और पुरुष होता है। अब प्रकृति का मतलब आप कुछ और सोच रहे होंगे, पुरुष का मतलब सोच रहे होंगे मेल यानी कि पुरुष जात, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पुरुष का मतलब है आत्मा। तो पुरुष का यहाँ पे मतलब है आत्मा, और प्रकृति का मतलब समझ लीजिए आप शरीर। तो यहाँ दो चीजें हैं, प्रकृति है और पुरुष है, और जब ये अलग अलग होते हैं तो इनमें कोई क्रिया नहीं होती है। प्रकृति पुरुष के बिना बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकती, और ये जो पुरुष है वो प्रकृति के बिना बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों का इंडिपेंडेंट अस्तित्व भी है, लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं तब सृष्टि की रचना होती है।
प्रकृति एंड पुरुष हैव टू कम टुगेदर फॉर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों का संयोग, इन दोनों का मिलना जरूरी होता है संसार के निर्माण के लिए। अगर ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो इस संसार का निर्माण नहीं होगा। और ये जब अलग अलग रहते हैं तो इन दोनों का, ये दोनों कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब आता है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा प्रकृति के बारे में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये प्रकृति है क्या? तो प्रकृति आप समझ लीजिए कि ये कॉज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये जो भौतिक संसार आपको दिख रहा है ना, ये प्रकृति की ही देन है। इवोल्यूशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो बाकी एलिमेंट हैं, जो मैंने आपसे बात करी थी 23 और एलिमेंट है जिसको मैं आगे बताऊंगी, वो प्रकृति से ही निकले हैं। पुरुष अकेला ही है, पुरुष जो है वो अकेला ही है, लेकिन जो ये प्रकृति है, प्रकृति से 23 एलिमेंट और निकल के आते हैं। तो जो बाकी एलिमेंट का इवोल्यूशन होता है, बाकी एलिमेंट निकल के आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? प्रकृति से आते हैं। पुरुष सिर्फ अकेला है। और ये क्वेश्चन आया था त्रिगुणात्मक, प्रकृति का जो नेचर है, प्रकृति की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो इसमें त्रिगुणात्मक है, यानी कि त्रि मतलब तीन, गुना मतलब गुण, यानी कि क्वालिटीज। इसमें 3 गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? सत्य, इंग्लिश वाले भी ध्यान रखेंगे कि आपको इसको हिंदी में ही पढ़ना है, क्वेश्चन आपका इसमें इंग्लिश में लिख के नहीं आता है। सत्य, रज और तम। तो सत्य, रज, तम, जो ये 3 गुण हैं, इनको मिला के ही प्रकृति की रचना होती है। प्रकृति जो है इसके ये 3 गुण होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि प्रकृति के कितने गुण होते हैं? तो सत्य, रज, तम, ये 3 गुण होते हैं। त्रिगुणात्मक कौन किसे कहते हैं? तो त्रिगुणात्मक हम प्रकृति को कहते हैं। और ये जो तीनों गुण जब मिलते हैं, ये क्वेश्चन था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? वन सेकेंड, ये संयोजन शायद कहते हैं ना इक्विलिब्रियम को। ये तीनों गुण जब मिलते हैं, तीनों गुण जब मिलते हैं, तीनों गुण का जो इक्विलिब्रियम होता है वही प्रकृति होती है। तो इससे क्वेश्चन बस यही आया था कि पूरे जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है? तो उसका कॉज है, कारण है आपकी प्रकृति, पुरुष नहीं है, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आया था कि इवोल्यूशन ऑल एलिमेंट्स, जो इवोल्यूशन हुआ है बाकी सारे 23 एलिमेंट का, वो किससे हुआ है? तो कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है प्रकृति प्लस पुरुष से। नहीं, प्रकृति प्लस पुरुष से नहीं, सिर्फ प्रकृति से ही बाकी 23 एलिमेंट्स का इवोल्यूशन हुआ है। प्रकृति का नेचर कैसा है? तो प्रकृति का नेचर त्रिगुणात्मक है। इसमें 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम के। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सांख्य दर्शन से बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम पुरुष के बारे में बात करते हैं। पुरुष क्या होता है? तो पुरुष है आपका हमारी आत्मा, यानी कि सोल जो होता है। ये बॉडी है और ये आपका सोल है, ठीक है। तो जब ये सोल आपके बॉडी के अंदर आ जाती है तभी ना हमारा निर्माण होता है। उसी तरह जब ये प्रकृति और पुरुष दोनों मिल जाते हैं तो ये पूरी सृष्टि का निर्माण हो जाता है इनके अकॉर्डिंग। सोल है क्या? तो सोल है प्योर कॉन्शियस, पूरी तरह से एक चेतन है। क्या है? कॉन्शियस है। यहाँ पे कॉन्शियस पूछा जा सकता है कि आत्मा, ये जो पुरुष है वो है क्या? तो पुरुष जो है वो है चेतन। ये फ्री एंड नोबल होता है, ये मुक्त होता है। जो आत्मा अकेले जब रहती है, जब प्रकृति से मिली नहीं रहती है, तो वो मुक्त होती है, वो किसी बंधन में नहीं होती है। और एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग आत्मा की बात करी गई है। कहा गया है कि जितने मनुष्य हैं उतनी आत्मा है, तो इसलिए इसे अनेक आत्मावादी दर्शन यानी कि पॉलीसूल और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूल, लेकिन इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे कि इसे लिख के आता है अनेक आत्मावादी दर्शन। तो क्वेश्चन आया था कि
अनेक आत्मावादी दर्शन किसे कहते हैं? तो अनेक आत्मावादी दर्शन आपके सांख्य को कहते हैं। और एक क्वेश्चन इससे आया था, अनेक आत्मावादी तथा अनिश्वरवादी दर्शन कौन सा है? तो ये सांख्य दर्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ईश्वर को नहीं मानता है, कहता है कि इसका जो सृष्टि का निर्माण है प्रकृति पुरुष के द्वारा हुआ है, ईश्वर ने ही बनाया है। ये षट दर्शनों में इकलौता ऐसा दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता है, तो इसे अनेक आत्मावादी तथा अनिश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। और इससे क्वेश्चन आया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें कोई गुण नहीं होता है, जैसे मैंने प्रकृति में बताया था ना, 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम, 3, इसमें कोई गुण नहीं होता है, ये निर्गुण होता है। जो पुरुष होता है वो निर्गुण होता है। लेकिन जब ये प्रकृति के साथ मिल जाता है, इस पुरुष को कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी कुछ नहीं होती है जब ये अलग रहता है। लेकिन जब ये प्रकृति से मिल जाता है, तो जो इसके सत्वरजतम गुण है, इसको भी फील होने लगते हैं, इसको भी अनुभूति होने लगती है, सुख दुख, दर्द, परेशानी, खुशी, हर एक चीज की। तब ये बंधन में बंध जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम मुक्ति की बात करेंगे और डिटेल में। अभी मैं मेटाफिजिक्स बता रही हूँ, तत्व मीमांसा, तो इतना बस आप जान लीजिए। अब आता है एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो ये संसार है, इसके निर्माण के बारे में हमें बात करनी है अब। और इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, और आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। इससे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, तो आप इस चार्ट को अच्छे से समझ जाइए। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं आपको इसे कैसे पढ़ाऊं, तो काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इसे ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा और पढ़ाने में भी इजी हो जाएगा। तो इवोल्यूशन, ये संसार का जो निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है? 25 तत्व की बात, ये सारे मिला के 25 तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये पुरुष है, पहला तत्व आपका पुरुष, और ये दूसरा तत्व प्रकृति, अब ये आपका पुरुष इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और ये आपकी प्रकृति भी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। लेकिन जब ये पुरुष और प्रकृति मिल जाते हैं तो क्या होता है? इस सृष्टि का निर्माण होता है। और जब ये पुरुष और प्रकृति अलग होते हैं तो सृष्टि का संहार होता है। जैसे आत्मा और शरीर जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? इंसान बन जाएगा, इंसान जीवित व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन जब वही आत्मा निकल जाती है तो ना वो निर्जीव शरीर किसी काम का रहता है, ना वो आत्मा किसी काम की रहती है। तो ये पुरुष आपका एक तत्व हो गया, प्रकृति आपकी दूसरी तत्व हो गई। अब प्रकृति से निकलते हैं आपके और 23 तत्व, जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका, सबसे पहले आता है महत। महत जिसे कहते हैं बुद्धि, लेकिन इंग्लिश वाले भी ध्यान रखेंगे क्योंकि फिलॉसफी में मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदी वाले चीजों से ही पूछते हैं। तो प्रकृति के बाद आता है आपका महत, जिसे कहते हैं बुद्धि। ये क्या होता है? बुद्धि क्या होती है? बुद्धि है अपने आप को जानना या फिर प्रकृति को जानने के लिए हम अपनी बुद्धि को यूज करते हैं। तो ये प्रकृति के 23 तत्व निकल के आएंगे, जिसमें सबसे पहला है महत, उसके बाद है ईगो यानी कि अहंकार। यहाँ वो वाला अहंकार नहीं है कि इस बहुत अहंकारी है, वो बहुत इगोइस्ट है, ये नहीं है। इन लोगों ने जिस तरह से लाइन से दिया है मैं वो आपको समझा रही हूँ। बस आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रकृति के बाद कौन से तत्व आते हैं, तो प्रकृति के बाद आपका महत और ईगो आता है। ईगो को अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार जो है, जब ये सत्य से मिलता है, अहंकार जो है ये प्रकृति के सत्गुण से जब मिलता है तो 3 चीजों की
तीन चीजों का निर्माण होता है सेंस ऑर्गन का। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आप लोगों ने सुनी होंगी। इन सेंस ऑर्गन का निर्माण होता है। कब निर्माण होता है? जब ये जो ईगो है, अहंकार है, वो जब सत्य से मिलता है तो सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं तो आप सभी जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। नोज यानी नाक, ईयर मतलब कान, आइज मतलब आंख, टंग मतलब जिह्वा और स्किन मतलब त्वचा। ज्ञानेंद्रियों के बारे में आप सभी बचपन से सुनते आए हैं। तो ये जब अहंकार सत्य से मिलता है तो ये 5 सेंस ऑर्गन की रचना होती है जो है आपके नाक, कान, आंख, जिह्वा और त्वचा। और ये मन का सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्री, उसके बाद मन, उसके बाद ऑर्गन ऑफ एक्शन यानी कि कर्म इंद्रिय, जिससे हम काम करते हैं उन इंद्रियों को कर्म इंद्रिय कहते हैं। सेंस ऑर्गन यानी कि जिससे हम महसूस करते हैं चीजों को, जैसे आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं और ईयर से सुनते हैं। ये सब चीजें जिससे करते हैं वो है आपकी ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है हमको यानी सेंस ऑर्गन, और ऑर्गन ऑफ एक्शन होता है यानी कि कर्म इंद्रिया जिससे हम काम करते हैं। तो जब ये अहंकार सत्य से मिलता है तो 3 चीज की रचना होती है सेंस ऑर्गन, मन और ऑर्गन ऑफ एक्शन यानी ज्ञानेंद्रिया, मन और कर्मेंद्रियों का। तो मन मतलब माइंड होता है, लेकिन यहाँ पे मन ही इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे। अब ऑर्गन ऑफ एक्शन में आता है फीट। फीट मतलब क्या होता है? पैर होता है। हैंड मतलब हाथ होता है। माउथ मतलब मुंह होता है। जेंटाइल्स मतलब आपका होता है, जेंटाइल्स को क्या कहते हैं? पायु शायद इसे कहते हैं जेंटाइल्स को। और ये है रेक्टम यानी कि उपस्थ। ठीक है, तो आपका जब अहंकार सत्य से मिलता है तो इन 3 चीजों की रचना होती है और सेंस ऑर्गन में ये 5 होते हैं और इन कर्म इंद्रियों में ये 5 होते हैं। उसके बाद जब ये ईगो यानी कि अहंकार रजगुण से मिलता है तो पंच महाभूत, ये भूत प्रेत नहीं है, पंच महाभूत है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो ये पंच महाभूत होते हैं ये होते हैं स्थूल यानी कि ग्रॉस, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये ग्रॉस, इसी से पूरी पृथ्वी भी बनती है। तो जब अहंकार रजगुण से मिलता है तो पंच महाभूत की रचना होती है। पंच महाभूत, इंग्लिश वाले भी पंच महाभूत ही याद रखेंगे। और ये पंच महाभूत भी 5 हैं। फायर यानी अग्नि, वाटर यानी जल, अर्थ यानी पृथ्वी, एयर मतलब हवा, ईथर मतलब आकाश। तो इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले का ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो रहता है वो हिंदी में ही लिख के आ जाता है। और ये जो पंच महाभूत होते हैं वो स्थूल होते हैं यानी कि ग्रॉस, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आप फायर, वाटर, अर्थ, ईथर को देख सकते हैं। हाँ, एयर को आप देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हो, लेकिन ये सब ग्रॉस हैं यानी कि स्थूल। अब जब ईगो आपका यानी कि अहंकार आपका तम गुण से मिलता है, तम गुण से मिलता है तो तन्मात्राओं की रचना होती है। अब तन्मात्राएं, इंग्लिश वाले भी यही ध्यान रखेंगे, तन्मात्राएं, इसको हिंदी में ही लिख के आता है। तो ये तन्मात्राएं भी आपकी 5 हैं। शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गंध। अगर पूछता है आपसे कि तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं तो ये आपको याद रखना है। ये आप रटने वाली चीज है इसलिए मैंने ये चार्ट बना दिया है और नोट्स में भी रहेगा, लेकिन आप नोट करते रहें। तो ये आपको रटना है कि तन्मात्राओं में ये 5 चीजें होती हैं, शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध। पंच महाभूत में आपका फायर, वाटर, अर्थ, एयर, ईथर यानी कि अग्नि, जल, पृथ्वी, हवा और आकाश आता है। ऑर्गन ऑफ एक्शन यानी कि कर्मे इंद्रियों में ये आपकी 5 चीजें आती हैं। मन अलग है, सेंस ऑर्गन में यानी ज्ञान इंद्रियों में आपकी 5 चीजें आती हैं। अब आप इसे काउंट कर सकते हैं कि 25 एलिमेंट हो रहे हैं कि नहीं। ये पुरुष 1 एलिमेंट, प्रकृति 2 एलिमेंट और ये 3 और महा 3 एलिमेंट और ईगो यानी कि अहंकार आपका 1 2 3 4 एलिमेंट। इस तरह से आप सारे काउंट कर लीजिए, ये आपके 25 एलिमेंट आते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है, इसको आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, इसको आप रट लीजिए।
इसको आपको रटना जरूरी है। समझने वाली चीज मैं समझा देती हूँ, बट जो रटना है वो तो आपको रटना ही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीए का में भी ये फेवरेट है, क्योंकि ये कभी मैच में पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, और ये रटने वाली चीज है, ये आपको रटना है। तो इसमें भी आप रट लीजिए। पूछता है, मैच करने में भी पूछता है और ऐसे भी डायरेक्ट पूछता है। तो कॉज सिर्फ कारण, कारण क्या है? तो कारण सिर्फ प्रकृति है। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जिसने दिया होगा, प्रीवियस ईयर में भी आया था अभी, तो उन्हें याद होगा, और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो याद रखें। जब पूछता है कि कारण, कॉज क्या है, तो कॉज सिर्फ इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो कॉज यानी कि कारण क्या है? तो कारण यानी कि प्रकृति, इसको प्रकृति भी बोलता है। प्रकृति, सिर्फ प्रकृति क्या है या सिर्फ कारण क्या है? तो प्रकृति है प्रकृति। नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ना कारण है और ना विकृति है, यानी कि ना प्रकृति है ना विकृति है। यहाँ कॉज मतलब इंग्लिश में तो इसका हिंदी अर्थ कारण होता है, लेकिन यहाँ पे पूछता है ना प्रकृति क्या है, तो प्रकृति सिर्फ प्रकृति है। पूछता है नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ना प्रकृति है और ना विकृति है, तो वो क्या है? वो है पुरुष। अब एक क्वेश्चन पूछता है कॉज भी है इफेक्ट भी है, यानी कि प्रकृति भी है वो और विकृति भी है, तो ये क्या है? तो ये है महत। महत, ईगो यानी कि अहंकार, एंड 5 तन्मात्राएं। जो 5 तन्मात्राएं हैं और जो महत है और जो अहंकार है वो प्रकृति और विकृति में आएगा। और सिर्फ विकृति क्या है? तो सिर्फ विकृति है 5 सेंस ऑर्गन, जो 5 आपके ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, पंच महाभूत, जो आपके 5 महाभूत हैं, और मन यानी कि जो आपका मन है, ये 16 होते हैं। शायद आप काउंट कर लीजिएगा, 5 5 5, ये 16 होते हैं। विकृति एक बार पूछा था, विकृति कितनी होती है? तो विकृति होती है, यानी कि इफेक्ट होता है 16। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसको आप रट लीजिएगा। मैंने इस क्लास को 2 पार्ट में कर दिया है, क्योंकि इसमें काफी कुछ अभी आपको पढ़ना है, तो मैं नहीं चाहती थी कि बहुत लोड पड़े, और अभी एडमिशन्स हो रहे हैं, सो दैट इस क्लास को बहुत ड्यूरेशन अभी मैं बढ़ाना भी नहीं चाहती थी। तो आज की क्लास आपकी ओवर होती है, और इसको रट लीजिएगा, और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए वो प्लीज़ आप मुझे बता दिया करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसे रिपीट ज़रूर कर देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सांख, कहीं भी कुछ भी मिस मत करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी ना समझ में आए प्लीज़ हेजिटेशन मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक कोट पढ़ा था कि जो स्टूडेंट होते हैं और जो साधु होते हैं और जो बेगर यानी कि जो भिखारी होते हैं और जो साधु संत महात्मा होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन्हें कभी भी संकोच यानी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी अगर हेजिटेशन करेगा तो अपने क्वेश्चन को नहीं पूछेगा और दिक्कत होगी ना उसको। इसलिए कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए पर्सनली मुझे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बता दिया करिए, तो अच्छा लगता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।